नमस्कार दोस्तों, जेडी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जेडी क्लासेस में आपको संविधान के बारे में, जो संविधान का भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा भाग 1, 2 और 1 और 2 कर लिया है, जिसमें एक तो हमने संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़े हैं और दूसरे में पढ़े हमने सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है, जो हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से ली गई। तो आपने ये पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का भाग 3, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो जैसा कि आप जानते हो, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दो चीजें होती हैं। और मेनली ये होता है कि ये चीजें ली कहाँ से गई हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ कभी डाउट हो ऐसा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, तो यहाँ देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में ए है, और ए है अमेरिका का। तो मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका से प्रेरित। बचा मौलिक कर्तव्य, तो अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है रूस, और ये रूस से लिए गए। तो ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मौलिक अधिकार अमेरिका, क्योंकि अधिकार में ए आता है अमेरिका से, और कर्तव्य रूस से लिए गए। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात थी जो मैंने यहीं पे क्लियर कर दी है। आगे आपको उसके बताते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। कहां से कहां तक किया गया है? 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। और मौलिक अधिकारों को संविधान में कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है मौलिक अधिकारों को? भारत का मैग्ना कार्टा। अब मैग्ना कार्टा था क्या? तो मैग्ना कार्टा जो इंग्लैंड का राजा था उस समय, किंग जॉन द्वारा, तो जॉन द्वारा एक अधिकार पत्र जॉन के खिलाफ दबाव बनाया गया कि नागरिकों को क्या दिया जाए? अधिकार दिया जाए। इसलिए जॉन 12 जून 1915 को एक अधिकार पत्र जारी किया गया, जिसे मौलिक अधिकार, नागरिकों का मौलिक अधिकार कहते हैं, या वहां का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड में इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा की तर्ज पर 1215 में एक अधिकार पत्र जारी किया गया। तो वही अधिकार पत्र उस समय मैग्ना कार्टा कहलाया, और उसी प्रकार का भारत में भी एक नागरिकों को अधिकार दिया गया है, जिसे हम कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके अलावा अ, मौलिक अधिकारों के लिए पहली बार जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहां पे जो बिल पारित हुआ था, वो हुआ संविधान बिल ऑफ राइट्स 1689 में। तो इसी को कहते हैं मूल अधिकार। इंग्लैंड में इसी को कहते हैं मूल अधिकार। संविधान बिल ऑफ राइट्स को कहते हैं मूल अधिकार। ठीक है, इसके बाद में जैसा कि मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और अमेरिका से लिए गए हैं, तो अमेरिका के किस बिल से लिए गए हैं? आपसे पूछें कि अमेरिका के किस बिल से मौलिक अधिकारों की तुलना की जाती है, तो आप बता सकते हो कि अमेरिका के अधिकार बिल 1789 से मौलिक अधिकारों की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। अधिकार बिल 1789 से हमारे मौलिक अधिकारों की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। नेक्स्ट है, जैसा आप देखते चलो। हाँ, अब है कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो देखो, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, और वो कैसे बनेंगे मैं बता देता हूँ। आपसे पहला ही क्वेश्चन पूछेंगे कि मूल संविधान में, इस संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? आपसे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछेंगे, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी, वो थी 7। ये ध्यान में होनी चाहिए आपको। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। और हम वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान संविधान की, तो वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है,
अब ये 7 थे और 6 हो गए, तो जो एक हटा है वो कौन सा हटा है आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा। तो जैसा कि आपने कहीं पहले पढ़ रखा होगा या आपको ध्यान भी होगा, तो एक संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 31। ठीक है, तो उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, मतलब उसको अपवाद की श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो यहां से देखना एक बार, तो एक चीज ध्यान में रखना कि मूल संविधान में कितने हैं मौलिक अधिकार, 7, और वर्तमान संविधान में 6। तो पहला जो संविधान में हमारे है यहाँ पे, वो है समता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समता का, ये जिसे हम बोलते हैं समानता का अधिकार। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता। जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, तो 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल में आते हैं आपके समानता के अधिकार, जैसे जिसमें हो गई सामाजिक समानता, नागरिकों की समानता मतलब विधिक समानता और आर्थिक समानता। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, है ना, तो ऐसे कुछ इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इसके अलावा है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के अंतर्गत। ठीक है, जैसे आपके शिक्षा का अधिकार, दो संदर्भ में क्या होता है, संरक्षण का अधिकार, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण का अधिकार। ठीक है, आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऐसे कुछ अधिकार हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार में दिए गए। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपके जो बेगारी प्रथा है, जो आपकी बंधुआ मजदूरी है, बाल श्रम है, ऐसे जो इन पे रोक लगाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। तो 3 अधिकार हो गए। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि आपको कोई भी धर्म मानने, उसकी उपासना करने का अधिकार है। इसके अलावा शिक्षा संस्कृति का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये है जैसे कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको अपने धर्म के प्रचार के लिए क्या शैक्षणिक संस्थान खोलने की भी आजादी है और उनका धर्म प्रचार भी किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, तो इसे ही कहा जाता है मौलिक अधिकारों की आत्मा। अधिकारों की आत्मा या संविधान की आत्मा इसे कहा है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 को। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा गया है, तो इसमें हमने 30 तक तो यहाँ पढ़े, और 31 अभी मैंने बताया था, जो 31 था, जो आर्टिकल 31 था, उसी में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल से, कि इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, चलो, तो ये 6 आपके मौलिक अधिकार हो गए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत रिट जारी की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इसके बाद में हम, हाँ, जैसा कि मैंने अभी बताया आर्टिकल 31 के बारे में, इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 31। तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में आपको। संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में शामिल है, अभी बताया मैंने। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। तो 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, इसके तहत इसको हटा दिया गया है। और इसकी जगह पे क्या जोड़ा गया? तो भाग 12, यहाँ देखो भाग 12 में, भाग 12, और भाग 12 में क्या जोड़ा गया है? आर्टिकल 300 ए, और इसके तहत आपको यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, भाग 12 300 ए के तहत यह अधिकार दिया गया है, जबकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 को अपवाद की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है,
चलो नेक्स्ट। हाँ, हम बात करते हैं पहला ही आर्टिकल, और मैंने बताया था कि भाग जो 3 है उसमें जो आर्टिकल की संख्या है वो है संविधान का भाग 3, जिसमें है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है 12 से 35 तक है। ठीक है, संविधान का जो प्रावधान है कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है। अब इसमें जो पहला ही आर्टिकल, आर्टिकल 12, ठीक है, उसमें क्या है, तो कई जगह इसको बताया जाता है, कई जगह नहीं बताया जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि भाग 12 में है राज्य की परिभाषा। ठीक है, अब राज्य की परिभाषा क्या होगी, क्या है राज्य, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो भारतीय सरकार एवं संसद। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगी सरकार एवं संसद। इसके अलावा राज्य सरकार, यहाँ भारतीय सरकार की जगह आप संघ सरकार भी कर सकते हो, मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार एवं संसद। राज्य सरकार एवं उसका विधानमंडल, मतलब राज्य का विधानमंडल। इसके अलावा स्थानीय शासन, शासन की बात करें तो पंचायत, नगर पालिकाएं एवं जिला बोर्ड, ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के तहत अन्य विभाग एवं प्राधिकारी, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के तहत आते हैं। LIC हुआ, ONGC हुआ, AA हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FCI हुआ, है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन यूनिवर्सिटी हुई, ICAR हुआ, सेल हुआ, DDA हुआ, BSNL हुआ, UPSC हुआ, स्टेट PSC हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके ये आपके इतने विभाग हैं जो आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आपका राष्ट्रपति भी इसी के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के तहत, मुख्य न्यायाधीश भी इसी के अंतर्गत आता है, सैनिक स्कूल भी आते हैं, और ETC और भी आते हैं इसके अंतर्गत, है ना, यही नहीं है और भी आते हैं, तो लेकिन जो मुख्य मुख्य चीजें हैं जो मैंने बताई हैं ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो आपसे पूछे कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में क्या है। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ, आर्टिकल 12 और एक है आर्टिकल 36, ये दोनों अलग हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 35 तक, और 36 से चल जाएंगे आपके DPSP, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको याद रखना है, जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे तो वहां आर्टिकल 36 होगा, और उसमें भी है राज्य की परिभाषा। तो सेम एज इट इज, जैसे 12 है वैसे ही आर्टिकल 36 है, तो दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है वैसे ही राज्य की परिभाषा नीति निर्देशक तत्वों के लिए है आर्टिकल 36 में। ठीक है, ये याद कर सकते हो, 12 और 36 सेम है। ठीक है, क्योंकि 12 तिया 36 और भाग तीसरा है तो ये बराबर हो गए। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझना होगा कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में है मौलिक अधिकारों के लिए, आर्टिकल 36 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, हम आर्टिकल 13 की बात करते हैं। देखो, आपके जो मौलिक अधिकार आपको मिले हैं, अगर उनके खिलाफ संसद में कोई ऐसा कानून या ऐसी विधि बनाई जाती है जो उनके खिलाफ हो या असंगत हो, तो इस स्थिति में वह कानून ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ऐसा ही प्रावधान किया गया है आर्टिकल 13 में, जैसा आप यहाँ देखोगे लिखा है, मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, मतलब उनको छोटा करने वाली और उनके विरोध में जाने वाली, मौलिक अधिकारों के विरोध में जाने वाली जो भी विधियां हैं, जो भी कानून है, वो क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी, मतलब ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएंगी, लागू नहीं होंगी। ठीक है, ये है आर्टिकल 13 में। और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास तो है आर्टिकल 32 में, जैसे आपको मैंने बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत वह रिट जारी कर सकता है। ठीक है, रिट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति होती है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के तहत तो आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालयों में आर्टिकल 226 के तहत, याद रखना, ये विशेषाधिकार होता है। अब यहाँ पे लिखा है, ये स्पेशल मैंने यहाँ पे डाला है,
नोट कि केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था, 1973 में आया था। जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, हाँ, ये देखो, केशवानंद भारती में जो मामला आया था 1973 में, और उसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा ना, तो उसमें आप संविधान संशोधन को क्या दे सकते हो, चुनौती दे सकते हो। ये था केशवानंद भारती मामला, कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, और मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। आपको निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी अर्जी लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे मौलिक अधिकार छिन रहे हैं। चलो नेक्स्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं रिट क्षेत्राधिकार या रिट विशेषाधिकार की। ठीक है, ये आर्टिकल 32 और 226 या 226 के तहत कौन से अधिकार हैं वो आपको दिए जाते हैं, या कौन से रिट जारी की जाती हैं, वो आप एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें, हाँ, तो यह न्यायालय द्वारा, सेकंड, यह न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली एक कानूनी आदेश है। मतलब कानूनी आदेश मतलब न्यायालय ने इसको आदेश दे दिया, तो आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, या कोई भी विभाग इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है जब न्यायालय रिट जारी कर देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। ये आप ध्यान में होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिट कितने प्रकार की जारी करता है, मेन बात है रिट कितने प्रकार की जारी करता है। तो रिट 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण, और पांचवी है अधिकार परीक्षा। तो ऐसे करके 5 रिट हो गई, जो 5 रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। अगर ये आदेश जारी कर दिए जाते हैं किसी विभाग किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वो इन आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे वो विभाग हो, चाहे विभाग का कोई कर्मचारी हो, तो वो इसकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसके बाद में मौलिक अधिकारों को विशेषता, यहाँ एक सेकंड, देखो, विशेषताएं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं कई बार पूछता है कि मौलिक अधिकारों की विशेषता कौन सी है, इनमें से कौन सी मौलिक अधिकारों की विशेषता नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो पहली विशेषता यही है कि संविधान द्वारा संरक्षित, मतलब आपको सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। मौलिक अधिकार नागरिकों को क्या करता है, सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको सुरक्षा एवं आपके अधिकारों की गारंटी देता है। ठीक है, इसके अलावा और विशेषताओं की बात करें हम, तो इसमें हम मोटी मोटी सी विशेषताएं अगर आप देखें, तो यहाँ है कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध हैं, जबकि अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध, अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक विदेशी हो या कानूनी व्यक्ति हो, जैसे परिषद एवं कंपनियां। मतलब कुछ अधिकार हैं वो भारत के लोगों को प्राप्त हैं, और बाकी जो सभी अधिकार हैं, ठीक है, वो चाहे कोई विदेशी हो, चाहे विदेशी कंपनी हो, परिषद हो, सबको बराबर है। ठीक है, कहा जा रहा है कि यहाँ ये मौलिक अधिकार हैं, ये स्थायी नहीं है। आपसे पूछ सकते हैं कि मौलिक अधिकार स्थायी हैं या नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, इनमें कमी एवं कटौती की जा सकती है, इनमें कटौती एवं कमी की जा सकती है। और वो किसके द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन अधिनियम बनाया जाएगा उसके द्वारा की जाएगी, ना कि साधारण विधेयक। मतलब 107 के द्वारा नहीं, आपको पता होगा साधारण विधेयक 108, 107 और
संविधान संशोधन 368, तो इसमें आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर्टिकल 107 का। आर्टिकल 107 में है साधारण विधेयक और आर्टिकल 368 में है संविधान संशोधन, तो इसमें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कमी की जा सकती है। ठीक है, ये आप ध्यान। हाँ, इसके अलावा है कि ये असीमित नहीं है, वाद योग्य है। वाद योग्य है मतलब इन पे वाद किया जा सकता है, इसमें आप चुनौती दे सकते हो। किसको? सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे सकते हो। जो भी विभाग आपके मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, हनन कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। ठीक है, तो ये वाद योग्य है, ये याद रखना। अच्छा, वाद योग्य कौन से नहीं है? वाद योग्य कौन से नहीं है ये आपको आगे बताऊंगा मैं। डीपीएसपी, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको आप चुनौती नहीं दे सकते सुप्रीम कोर्ट की तरफ। ठीक है, ये जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 37 पढ़ेंगे उसमें, और उसमें आपको बताया जाएगा इसके बारे में। और इसके अलावा और क्या है, देखो, चलो, इसमें और इतना इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बस एक याद रखना कि ये न्यायोचित हैं, मतलब न्याय देने के लिए हैं, ये न्यायोचित हैं। जब इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। यही तो मैंने बताया अभी कि ये वाद योग्य, आप डायरेक्ट अदालत जा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विशेषताएं हो गई हैं इसकी। और कोई भी विशेषता होगी ये मैंने बता दिया है पहले ही ऊपर जो लिखा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, कि आप निचली अदालतों में ना जाके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यही बताया है पहले। ठीक है, देखो, इसके बाद में है मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होता है। ठीक है, निलंबन कैसे होता है, जैसे आपको मौलिक अधिकार मिले हैं और उनका निलंबन कैसे हो जाए। तो देखो, आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिनमें आपातकालीन परिस्थितियां होती हैं, जैसे युद्ध वगैरह हो गया या आंतरिक आपातकाल हो गया, तो ऐसी स्थितियों में आपके मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, पहले ही है अधिकारों का निलंबन, और इसमें बताया गया आर्टिकल 359। ठीक है, तो 359 के तहत है, 359 के तहत क्या है कि 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है। आर्टिकल 20 और 21 को तो छोड़ दिया जाता है, और इसके अलावा सभी मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, निरस्त कर दिए जाते हैं। कि जब भी आपके मौलिक अधिकार निरस्त होंगे ना, तो 20 और 21 को छोड़ दिया जाता है। तो हम मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपका जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जाएगा, और आपके जो खिलाफ कोई भी दोष है उसको सिद्ध करने में, ठीक है, तो ऐसा भी आपके लिए अधिकार छोड़ा जाएगा। बाकी जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं सारे छीन लिए जाएंगे। इसके अलावा सबसे पहले आपसे कौन सा मौलिक अधिकार छीना जाता है, ये बात, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब आपातकाल लगेगा तो सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निरस्त किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपातकालीन स्थितियों में सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निरस्त होगा। तो ऐसा प्रावधान आर्टिकल 358 के तहत किया गया है, और वो होगा आपका अनुच्छेद 19, मतलब बोलने का अधिकार। वाक की एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है सबसे पहले यही छीनी जाएगी। ठीक है, कि जब भी आपातकाल लगेगा तो आप अपना बोलने का अधिकार खो दोगे। जो मीडिया चैनल हैं, जो उनसे भी उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ऐसे अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे जो आर्टिकल 19 में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सा मौलिक अधिकार निरस्त किया जाता है, तो आर्टिकल 19 सबसे पहले किसको निरस्त किया जाएगा, आर्टिकल 19। अच्छा, किन दो मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल 20 और 21 ये यथावत बने रहेंगे। और किस आर्टिकल के तहत बने रहेंगे, अनुच्छेद 359 के तहत बने रहेंगे। आपसे पूछें कि सबसे पहले अनुच्छेद 19 को हटाया जाएगा, तो वो किस आर्टिकल के तहत हटाया जाएगा, ऐसा किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो ये आपातकालीन प्रावधान है, और ये आर्टिकल 358 में है। ठीक है, ये आपको पता चल रहा होगा। अब बात करते हैं कि
आंतरिक आपातकाल के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे 19 के बारे में बता रखा है, आर्टिकल 19। और उसमें कहा गया कि आर्टिकल अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक अधिकार उल्लेखित है। आगे पढ़ेंगे, 6 मौलिक अधिकार है। स्थिति में स्थगित किया जा सकता है, आपातकालीन स्थिति में स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध, यहाँ देखा, जब युद्ध विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। कि अनुच्छेद 19 को कब रद्द किया जाएगा, इसके 6 मौलिक अधिकारों को, जब राष्ट्रीय आपातकाल मतलब भारत में लागू हो आर्टिकल 352। ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है। जब भारत में आर्टिकल 352 लागू होगा तब अनुच्छेद 19 निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ दे रखा है कि सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि देश में अगर आंतरिक आपातकाल लगा है, सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो इस आधार पर आर्टिकल 19 स्थगित नहीं किया जाएगा। स्पेशल आप ये ध्यान में रखें। ठीक है, तो जब बाहरी आक्रमण होगा, विदेशी आक्रमण होगा, उसी स्थिति में आर्टिकल 352 जब लागू होगा तभी ये निरस्त होगा। ठीक है, चलो ये हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 33। इसके अलावा ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, अब हम पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, कि मौलिक अधिकारों का जो क्रमिक विकास कैसे हुआ है, कब कब इसकी मांग की गई। तो देखो, सबसे पहले जो मौलिक अधिकारों की मांग है, पहली मांग है, वो 1895 में की गई संविधान विधेयक के द्वारा। कौन लाया? बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक ये मांग करते हैं, मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग करते हैं बाल गंगाधर तिलक। दूसरी मांग करती है, वो करती है एक विदेशी महिला, आयरिश लेडी जिसे हम कहते हैं, आयरलैंड की रहने वाली थी, एनी बिसेंट। ठीक है, और ये एक बिल लेके आती है जिसे कहते हैं कॉमनवेल्थ इंडिया बिल। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड। और बिल का नाम क्या था जो ये बिल लेके आई? कॉमनवेल्थ एंड इंडिया बिल। ठीक है, इसके द्वारा इसने मांग उठाई मौलिक अधिकारों की। पहली, अब तो ये तो थी मौखिक मांग, है ना, कि किसी को जैसे ये बिल पेश किए गए तो उस समय उन्होंने कहा कि हम मौलिक अधिकारों की भी मांग करते हैं, इन्होंने लिखा नहीं इसमें। जबकि पहली लिखित मांग जो करता है वो करते हैं मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू को आप जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो प्रथम लिखित मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई 1928 में। ये लेके आए थे नेहरू प्रतिवेदन या नेहरू रिपोर्ट। और इसी नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने पहली बार लिखा, और इसी नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है संविधान का नील पत्र। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का नील पत्र कहा जाता है किसको? नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस अगला है, कि कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की कब की गई? कि आपसे पूछें, जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई? तो 1931 में, और कराची अधिवेशन में। 1931 में हुआ कराची अधिवेशन, और इस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के नेतृत्व में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, लिख लेना। इसके बाद में आपसे पूछे कि हमारे जो गांधी जी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी, तो उन्होंने कब मौलिक अधिकारों के बारे में कहा कि हमें, हमारे नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए या हमें मौलिक अधिकार मिलने चाहिए? तो गांधी जी ने ये बात जब कांग्रेस उठाई उसके अगले ही वर्ष, ठीक है, मतलब कुछ समय बाद में 1931 में, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ लंदन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में उन्होंने ये बात उठाई। ठीक है, मौलिक अधिकारों की, और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, बहिष्कार किया था उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का। चलो अगला है, हाँ, तो यहां तक हो गया कि 1931 में गांधी जी ने मांग उठाई थी।
इसके बाद हम बात करें जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1945 में एक समिति बनाई थी, क्योंकि वो अंतरिम समिति के प्रेसिडेंट रहे हैं, या अंतरिम सरकार के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रधानमंत्री, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय एक समिति बनाई जिसे कहते हैं हम तेग बहादुर समिति, और इस समिति के अध्यक्ष ही कौन थे? तेग बहादुर, ठीक है। इसलिए समिति का नाम भी क्या हो गया? तेग बहादुर समिति। अब ये तेग बहादुर समिति क्या करती है? जो मौलिक अधिकारों की मांग थी, उन मौलिक अधिकारों को ये दो भागों में विभक्त कर देती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को ये दो भागों में बांट देती है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, ये यहाँ दी, ठीक है। मौलिक अधिकारों को ये दो भागों में बांट देती है। पहला भाग, जिसे भाग 3 के अंतर्गत रखा जाता है, पहला भाग भाग 3 के अंतर्गत, जो कहलाते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। और मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके अमेरिका से, ठीक है। आपसे पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। दूसरा भाग, जिस भाग में इन्होंने रखा, भाग 4 में, ठीक है। तो भाग 3 में रखे नागरिकों के मौलिक अधिकार, और भाग 4 में रखे राज्य के मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 3 में नागरिकों के, भाग 4 में राज्य के। और भाग 4 में राज्य के रखे डीपीएसपी, यानी इसे कह सकते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बाकी मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूं, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हाँ, दिख रहा होगा अब आपको। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी कहा जाता है। और मैंने बताया अभी कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, तो डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो मौलिक अधिकार हैं, तो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और हम नीति निर्देशक तत्वों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये वाद करने योग्य हैं, मतलब इन पे वाद विवाद हो सकता है, और इन पे ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं। तो इनकी विशेषताएं लिख लेना, ठीक है। तो एक तो बताया कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। ये वाद योग्य होते हैं, और ये वाद योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो लगभग दो तीन चीजें आप याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। चलो नेक्स्ट। हाँ, अभी मैंने बताया था आपको मौलिक अधिकारों के बारे में, और यहाँ देखो, मौलिक अधिकारों के बारे में यहाँ लिखा है कि जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सके, जिन्हें न्यायालय में क्या दी जा सके? चुनौती। कौन से भाग को चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में? तो भाग 3 को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 4 में क्या है आपके? डीपीएसपी। और मैंने बताया था डीपीएसपी जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और ऐसा प्रावधान ये आर्टिकल 37 के तहत प्राप्त है, ठीक है। इसको 37 के तहत प्राप्त है कि आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। एक सेकंड रुकना, आप होल्ड करना।
तो हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, भाग 3 की। तो मैंने बताया था अभी कि मौलिक अधिकारों को और आपके नीति निर्देशक तत्वों को, तो मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको अभी, अच्छा ये नहीं बताया होगा, कि मौलिक अधिकारों पर जो 38 दिनों तक चर्चा हुई थी संविधान सभा में, मौलिक अधिकारों पर कितने दिनों तक चर्चा हुई? 38 दिनों तक चर्चा हुई, ठीक है, याद रखना। इसमें उप समिति उप समिति की बात करें तो 11 दिनों तक, ठीक है। उप समिति में 11 दिनों तक, सलाहकार समिति में 2 दिन तक, और जो संवैधानिक समिति थी उसमें 25 दिन तक, ठीक है। तो टोटल हो गए 38। ऐसे करके इसकी क्या हुई थी, चर्चाएं हुई थी, मैंने अभी बताया आपको। तो अगर आप लिखना चाहो तो मैंने बताया ना, उप समिति में कितने दिन हुई है? 11 दिन। फिर 2 दिन हुई आपकी, लिख देता हूँ, चलो मैं आपको सलाह, एक सेकंड। सलाहकार समिति, और सलाहकार समिति में हुई 2 दिन। और इसके अलावा संविधान सभा की बात करें, ठीक है, तो संविधान सभा में इसकी जो चर्चा हुई है वो हुई है 25 दिन तक, ठीक है। संविधान सभा में 25 दिन तक इस पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, और उसमें पहला ही मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार, जिसे आप कहते हो समानता का मौलिक अधिकार या समता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 से लेके, जैसा मैंने बताया कि कहाँ तक है, 18 तक है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। और ये मैं यहाँ आपको दिख रहा होगा, चलो मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, ठीक है। आप अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो आपको समानता दिख रही है आर्टिकल 14 के तहत, यह विधि के समक्ष समानता। कैसी समानता है? विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता है तो विधि होता है कानून, और कानून की नजरों में हम सब लोग क्या हैं? समान हैं। कानून की नजरों में सभी लोग क्या होते हैं? समान हैं। तो यही कानून किस में दिया गया है? प्रावधान आर्टिकल 14 के तहत दिया गया है कि कानून की नजरों में सभी लोग क्या हैं? समान हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, ये विधि के समक्ष समानता में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी देश का नागरिक हो विदेशी, सब पर यह अधिकार लगता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक नियम, कंपनियां, पंजीकृत संपत्तियां, किसी भी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है। तो यहाँ आप एक बात ध्यान में रखना कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो केवल हमारे नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। हमारे नागरिक मतलब केवल भारत देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। चलो मैं आपको वो भी लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना आप, ऐसे मौलिक अधिकार कौन से हैं जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो आप लिख लेना कहीं पे, केवल भारतीयों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार। आपसे ये पूछते हैं बार बार। तो एक तो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये जो आर्टिकल हैं, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। किनको प्राप्त होते हैं? भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। उतार लेना कहीं पे अलग से, मैंने इसमें डाला नहीं है, तो इसको उतार लेना। पीडीएफ में ये चीज आपको नहीं मिलेगी।
तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। बार बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। चलो, तो मैंने बताया कि आर्टिकल 14 के तहत क्या है कि सभी नागरिक क्या हैं, समान हैं कानून की नजरों में। लेकिन क्या सभी नागरिक समान होते हैं? जी नहीं। मैं कहूंगा जी नहीं। क्या राष्ट्रपति आपके समान है? आप कहोगे सर नहीं है। राज्यपाल आपके समान है? नहीं है। हाँ, व्यक्ति के तौर पे वो आपके समान हो सकता है, लेकिन विशेषाधिकार आपसे ज्यादा है। ठीक है, विशेषाधिकार क्या है उनके पास ज्यादा है। तो किस आर्टिकल के तहत उनको विशेषाधिकार है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा होगा, आर्टिकल 361 ए। तो आपको केवल ये याद रखना है, आर्टिकल 361 ए। ठीक है, और इसके तहत मैं बताता हूँ आपको कि इसके तहत राष्ट्रपति, आपको ये लिखना है, राष्ट्रपति और राज्यपालों, राज्य के राज्यपालों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। ये अपवाद है। आर्टिकल 14 का अपवाद क्या है? आपसे पूछे आर्टिकल 14 के अपवाद। ठीक है, तो आर्टिकल 14 का अपवाद है आर्टिकल 361। या तो डायरेक्ट 361 पूछेगा, या फिर पूछेगा 361 का ए। ठीक है, या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 361 या फिर मिलेगा 361 का ए। तो बस केवल यही आपको ध्यान में रखना होगा कि उनके खिलाफ कोई भी दीवानी या फौजदारी मामले में न्यायालय में उनको पेश नहीं किया जाएगा, कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा राष्ट्रपति के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ, क्योंकि उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 361 के तहत। और हम उनके विशेषाधिकार पढ़ेंगे जब उनकी हम कार्यालय की शर्तें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति की हम पढ़ेंगे आर्टिकल 59 में। ठीक है, तो वहां हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप याद रखना कि अनुच्छेद 361 ए के अंदर क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त है। चलिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट, अनुच्छेद 105। ठीक है, अब अनुच्छेद 105 ये भी आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद 14 में 3 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं? 3। पहला आर्टिकल 361, दूसरा है आपका आर्टिकल 105, तीसरा है आर्टिकल 194। ठीक है, ये याद रखना है। अभी मैं बता देता हूँ आर्टिकल 105 में क्या है। आपको इतने डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना है, बस इसके तहत आप ये याद कर सकते हो कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, तो संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, वो आर्टिकल 105 में है। जैसे गवाही देने की स्वतंत्रता, साक्षी होने की स्वतंत्रता, है ना, खुद के विरुद्ध गवाही देने की स्वतंत्रता, ये आपको बताई है। सामूहिक विशेषाधिकार, ऐसे कुछ इनके विशेषाधिकार हैं आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, दोनों के सेम सेम ही। ठीक है, आर्टिकल 105 में, आर्टिकल 194 में सेम सेम विशेषाधिकार है। लेकिन आर्टिकल 105 में आपको मिलेंगे केंद्र सरकार, मतलब संसद के सदस्यों के लिए, और आर्टिकल 194 में मिलेंगे राज्य के विधानमंडल के लिए। ठीक है, तो यहाँ भी ये दे रखा है आर्टिकल 194, और इसमें दे रखा है राज्य के विधानमंडल के लिए, विधानमंडल के सदस्यों को क्या है, विशेषाधिकार है। तो यहाँ तो एमपी के लिए है, और यहाँ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो एक तो आपका हो गया संसदीय विशेषाधिकार, और दूसरा हो गया राज्य विशेषाधिकार। हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, अगर किसी को ऐसे डाउट वगैरह हो रहा है तो आर्टिकल 105 के तहत क्या है, संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार है। ये देख लेना सामने, संसदीय विशेषाधिकार, और आर्टिकल 194 के तहत है राज्य विशेषाधिकार, कि राज्य के सदस्यों को क्या है, विशेषाधिकार। राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को क्या है, विशेषाधिकार। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि समानता 3 प्रकार की दी गई है। कितने प्रकार की समानता दी गई है? 3 प्रकार। विधिक समानता, सामाजिक समानता, और आर्थिक समानता। विधिक समानता को हम बोल सकते हैं राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, ये आपको मिलेंगी
हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। और जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे, अगर सही से पढ़ी होगी आपने, तो चलो मैं इधर ही आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ, तो विधिक समानता के बारे में बताते हैं आप। देखो, पहली होती है राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानता। दूसरी होगी आपकी सामाजिक समानता, समानता। और तीसरी होगी आर्थिक समानता, ठीक है। आर्थिक समानता, तो आपसे पूछेंगे कि समानता कितने प्रकार की है, तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक समानता आपको मिलेगी या विधिक समानता आर्टिकल 14 में, सामाजिक समानता मिलेगी आपको आर्टिकल 15 में, आर्थिक समानता मिलेगी आर्टिकल 16 में। ध्यान में होनी चाहिए ये बात, क्लियर होनी चाहिए कि आर्टिकल 14 में आपकी है राजनीतिक समानता, आर्टिकल 15 में है सामाजिक समानता, आर्टिकल 16 में है आर्थिक समानता। क्लियर? कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट डाल सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो आपका डाउट क्लियर कर, ठीक है, या फिर लाइव क्लास के द्वारा आपका डाउट क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट है अपना, आगे चलते हैं इससे आर्टिकल 15 पे। तो आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल 15 पे आते हैं। और आर्टिकल 15 है भेदभाव पर रोक। किस पे रोक है? भेदभाव पर। अब कैसा भेदभाव? तो मैंने बताया सामाजिक समानता है। क्या समानता है? सामाजिक, कि किसी व्यक्ति में जाति, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सामाजिक समानता हो गई। तो किस किस के आधार पे? धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान को लेकर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक। तो यही तो बताया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो भेदभाव पर रोक, या आर्टिकल 15 में ये भी लिख सकते हो कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 15, जिसमें है भेदभाव पर रोक है, ठीक है। इसके बाद में है आपका इसका अपवाद। जैसे आपने आर्टिकल 14 के अपवाद पढ़े थे दो, ठीक है, तीन पढ़े थे, आर्टिकल 361, 105 और 194। वैसे ही यहाँ इसका अपवाद पढ़ोगे, ठीक है। अपवाद क्या है इसका? आर्टिकल 15 का 3 और 15 का 4, ठीक है। 15 के 3 और 4 में क्या है? तो देखो, भेदभाव तो होता है। आप जब जाते हो बसों में, तो आप देखते होंगे कि महिलाओं के लिए एक अलग से ही रिजर्व सीटें होती हैं। ये महिला आरक्षित सीटें हैं, इन पे आप नहीं बैठ सकते। ये महिलाओं के लिए कोटा है, ये दिव्यांगों के लिए कोटा है, ये वृद्ध के लिए कोटा है, ये बच्चों के लिए कोटा है। तो वहां भेदभाव हो रहा है पुरुषों के साथ, ठीक है। और आपको नहीं लगता इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? हाँ, नहीं, मत उधर जाना, है ना। इनको विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अपवाद हैं कि समानता तो होती है, लेकिन यहाँ कुछ भेदभाव भी होते हैं। और वो होते हैं महिलाओं, बच्चों और सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब एससी और एसटी के उत्थान, जैसे आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक पहुंच के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। तो ऐसे आपके लिए इसके अंदर दिया गया है कि महिलाओं, बच्चों, वृद्धों के सामाजिक कल्याण के लिए राज्य चाहे तो कोई भी योजना चला सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि बच्चों के लिए अलग से कोई योजना है, महिलाओं के लिए स्कूटी योजना है, महिलाओं के लिए आज ये योजना चला दी, ये योजना चला दी, लेकिन पुरुषों के लिए, बेचारों के लिए कोई योजना नहीं, ठीक है। पुरुषों तो केवल जनगणना के लिए हुए हैं, और आप और हम सब जनगणना के लिए ही हैं बस, ठीक है। तो यहाँ ये अपवाद है, आप इस अपवाद को ध्यान में रखें। अच्छा, नहीं दिख रहा है, चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये लो, अब दिखाई दे रहा होगा ना।
तो इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट चलते हैं वापस से। और अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। ठीक है, तो आर्टिकल 16 की बात करें तो ये रहा आर्टिकल 16 आपके सामने। और यहाँ है सार्वजनिक नियोजन के विषय के अवसर। इसको हम दूसरे भाषा में कहें, और दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? लोक नियोजन। लोक नियोजन की, या लोक नियोजन में समान अवसर की समानता। लोक नियोजन में समान अवसर की समानता। अब लोक नियोजन क्या होता है? कि जितने भी जन कल्याण के कार्य हैं, जितने भी नौकरियां हैं, है ना, नौकरियां क्या है? जन कल्याण का साधन है। जन कल्याण का साधन है या स्वयं कल्याण का साधन है, ये तो आपको ही पता होगा। बाकी इनको जन कल्याण का साधन माना जाता है। और हम नौकरियों की तैयारी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा कल्याण हो सके। ठीक है, स्वयं कल्याण हो सके, सब कल्याण हो सके। क्योंकि नौकरी लगने से क्या होगा? हमारे जो बैकग्राउंड में जो हमारी फैमिली है, ठीक है, उनका भला होगा। पहली बात यह है कि हम हमारे हमारे से जो आशा रखते हैं, हमारे फैमिली वाले रखते हैं, ठीक है, हमारे से ज्यादा उनकी आशाएं जुड़ी। तो हम खुद के लिए कम और उनके लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। तो जब भी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और जब भी आपके मन में आए कि मैं गिव अप कर दूं, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, बल्कि अपने पड़ोसियों के बारे में सोचना है। वो पड़ोसी जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं, वो रिश्तेदार, वो आपके चाचा ताऊ, ठीक है, जो आपके हारने की उम्मीद में लगाए बैठे हैं, और आपके पापा को, आपके घर वालों को टोंट मारते हैं कि आपका लड़का नहीं लगा, लग गया क्या बेटा, तेरा नंबर आ गया क्या? तो ऐसी बातें आप जब सुनते हो उनके मुंह से, तो आपको जो गुस्सा आता है, ठीक है, उस गुस्से को वहां जाहिर ना करके उसको इधर तैयारी में लगाओ। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, तो सबसे पहले उन्हीं के घर मिठाई लेके पहुंचो और कहो कि हाँ, अब हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो उस दिन मजा आएगा, और वो उनका चेहरा उस दिन देखने लायक हो। ठीक है, हवाइयां उड़ जाएंगी उनके चेहरे पे। ठीक है, तो हम लोक नियोजन के अवसर में समानता की बात करते हैं। और लोक नियोजन के अवसर अभी बताया कि जिनसे कल्याण हो सके। ठीक है, तो नौकरियों में समानता है, लेकिन यहाँ अपवाद है। समानता है कि नहीं है? नहीं है। आप कहोगे सर SC ST को क्या है? आरक्षण है। OBC को आरक्षण है, EWS को आरक्षण है, SBC को आरक्षण है, जनरल वालों को आरक्षण नहीं। तो ये आरक्षण का पचड़ा, ये जो है, किस लिए है? कि जो जातियां, जो वर्ग कमजोर हैं, उनको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आरक्षण आपके अनुसार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बैलेंस होता है ना। वैसे देखो, इस पे विषय पे कम ही बोला जाता है। बाकी आपको जिस जिस लेवल पे आप, अगर आप किसी नौकरी में लग जाओ, और आपके भाई भी लग जाए, आपके पिता भी लग जाए, तो आपको उस स्थिति में आरक्षण की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानते कि नहीं मानते ये बात? तो इस स्थिति में आरक्षण का परित्याग कर दिया जाना चाहिए, ना कि उस आरक्षण का हम आगे भी उस आरक्षण को पकड़ के रखें। मैं पूरी जातिगत आरक्षण के खिलाफ नहीं हूँ, पारिवारिक आरक्षण के खिलाफ। पारिवारिक आरक्षण का मतलब होता है कि किसी को अगर नौकरी मिल गई है, ठीक है, और उसको बाद में भी आरक्षण मिलता जाए, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि नौकरी मिल गई है मतलब उसका कल्याण हो चुका है, सब कल्याण हो चुका है, परिवार का कल्याण हो चुका है। अब उसको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आगे वो अपनी पीढ़ियों को चलाने के लिए इतना सक्षम हो गया है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम हो गया है, उनको योग्य नागरिक बना सकता है पढ़ा लिखा के, उनको अच्छी शिक्षा दे सकता है। आरक्षण का मतलब ही क्या था? कि लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उनके पास रोजगार होगा, और जो जाति के अंदर क्या आएगी? जागरूकता आएगी। जागरूकता आएगी तो वो शिक्षित होंगे। ठीक है, तो वो शिक्षित शिक्षा की ओर ले जाना ही है। तो जब जिस परिवार के अंदर कोई नौकरी लग जाता है, तो ऐसे माना जाता है कि ये बंदा है, ये शिक्षित है, ये अपने परिवार को एक सही दिशा में ले जाएगा। तो वहां उस परिवार का आरक्षण मतलब हट जाना चाहिए। मैं तो इसके पक्ष में हूँ, ताकि आपका
क्या लेना है ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, बाकी मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, हो सकता है आपके विचार अलग हो, मेरे विचार अलग हो, बाकी सबके विचार अलग अलग होते हैं, विचार रखे हैं मैंने, ठीक है। और कोई मेरी बातों से सहमत होगा और कोई नहीं होगा, तो विचार है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं अपना जो काम चलाने के लिए सारे ही सब कुछ करते हैं, ठीक है, और सभी कर रहे हैं, तो इनके कचड़े में ना फंसे। चलो, अपवाद जो देखते हैं इसका, 16 का 4 है। 16 का 4 क्या है? अपवाद है। जैसे कि नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे 16 का 4, इसका क्या है? अपवाद। चलो मैं ये बता देता हूँ। 16 का 4 इसका अपवाद है। और क्या अपवाद है? राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। कि 16 के 4 के तहत जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, जैसे SC ST, है ना, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। तो सर आपने तो बोला OBC के लिए भी आरक्षण है, तो बिल्कुल है बेटा, अनुच्छेद 340 में, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, OBC को 340 में क्या है? आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 340 में, तो यहाँ ये भी इसका एक अपवाद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इनको क्या दिया जा सकता है? हम समानता के अधिकार पढ़ रहे हैं, समानता देखो, इनको हम अलग से नौकरियों में क्या दे सकते हैं? सीट दे सकते हैं। इनको अलग से नौकरियों में सीट दे सकते हैं, तो ये तो भेदभाव होगा ना। तो यहाँ ये अपवाद है आर्टिकल 16, ठीक है। चलो, अगला ही क्वेश्चन है, अगला ही जो आर्टिकल है आपके सामने, जो है आर्टिकल 17, और इसमें है अस्पृश्यता का उन्मूलन या अंत। अस्पृश्यता जानते होंगे, ठीक है, छुआछूत, जो छुआछूत होती है, और छुआछूत का अंत है इसमें आर्टिकल 17 में। तो छुआछूत आप जानते होंगे कि बहुत कई जगहों पे तो बहुत व्यापक है ना, ये तो देखो बहुत गंदा काम है। लोगों के मन की जो विचार हैं वो थोड़े से मतलब बदलने चाहिए, कि जिस भगवान ने हमें बनाया है, सभी को समान बनाया होगा, और समान बनाया है तो हमारे, अगर छुआछूत उससे करो, मेरा मानना है छुआछूत उससे करो कि आप अगर अपना हाथ काटो और उसका हाथ काटो तो उसमें से खून आए, अगर आपके लाल आ रहा है और उसके हरा आ रहा है, ठीक है, तो वहां आप भेदभाव करो। बाकी अगर आपके भी खून लाल है उसका भी खून लाल है तो भेदभाव मत करो, क्योंकि भगवान ने तो सेम ही बनाया है, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो जीव है सेम उसी के अंदर वो जीव होगा। हाँ, भेदभाव होता है, आप एक जाति का, जाति विशेष को बीच में लेके आओगे कि हाँ ये जाति का है, तो जाति का नाम आते ही आपके अंदर भेदभाव हो। जबकि हम जब किसी शादी ब्याह में जाते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कौन किस जाति का है, लेकिन हम आराम से गाते हैं। लेकिन हमें जब ये पता लग जाए कि ये इस जाति का है, तो हमारे अंदर वहां छुआछूत की भावना उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार ऐसे हैं। तो विचारों को बदलना होगा, तभी ये छुआछूत, ये अस्पृश्यता है, ये हट जाएगी, ठीक है। तो आपको, आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि छुआछूत इन कारणों से ही होती है, ठीक है। लेकिन कई बार हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट ढाबे पे खाना खाने के लिए, हमें क्या पता है कौन व्यक्ति किस जाति का है, कौन व्यक्ति किस जाति का नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम वहाँ खाना खा के आते हैं, बहुत घर पे आके कहते हैं कि भाई बहुत स्वादिष्ट खाना था, मैंने तो आज खाना खा के आया है जो भी ढाबे पे रेस्टोरेंट पे, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। तो आपको एक बार ये विचार करना होगा जो भी छुआछूत करते हैं, कि आप फिर तो आप रेस्टोरेंट ढाबे पे जाना ही बंद कर दें, ठीक है। तो देखो, ये बात अच्छी नहीं है अपने ही साथियों के साथ छुआछूत करना या भेदभाव करना, ठीक है। इससे क्या होते हैं कि एक हीन भावना पैदा होती है अपने ही धर्म के खिलाफ, अपने ही समुदाय के खिलाफ। तो इनसे आप बचें, ठीक है। तो क्या होता है, आर्टिकल 17 में छुआछूत का उन्मूलन है, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का या अस्पृश्यता का उन्मूलन है।
कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, छुआछूत करता है, तो क्या किया जाएगा, उसको दंड का प्रावधान किया जाएगा उसके खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ लिखा है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय हो, जो मैंने अभी बताया। अब देखो यहाँ पे अस्पृश्यता के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। ठीक है, कि वो कभी भविष्य में चुनाव नहीं लड़ सकता। कहाँ का? संसद का, ना राज्य विधानमंडल। क्योंकि जो व्यक्ति ग्राउंड स्तर पे ऐसा कर रहा है, अगर वो देश स्तर पे जाएगा तो बिल्कुल छुआछूत करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को इसके लिए अयोग्य माना जाता है। चलो हम बात करते हैं कैसी कैसी अस्पृश्यता या छुआछूत होती है। तो एक तो होती है प्रत्यक्ष छुआछूत और एक होती है अप्रत्यक्ष छुआछूत। प्रत्यक्ष छुआछूत किसी को बोल दें कि तेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे, ठीक है, तेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तो नीची जाति का तू ये काम करता है, तो ये हो गई प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष मतलब किसी को हम बिना उसको कुछ कहे और उसको ऐसा महसूस करा दें, ठीक है, बिना कुछ कहे उसको कुछ महसूस करा दें, तो वो रहती है अप्रत्यक्ष छुआछूत। ठीक है, अब यहाँ देखें, किसी भी व्यक्ति को किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकना, और ये छुआछूत का कारण ही, ठीक है, कि किसी व्यक्ति को मंदिर, ठीक है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा कि आप नीची जाति को। देखो, भगवान सबके लिए, भगवान ने उसे भी बनाया, भगवान ने हमें भी बनाया, ठीक है, और सबके लिए समान है, तो बिल्कुल वो जाएगा। और आप किसी को होटल में खाना खाने से मना नहीं कर सकते। देखो, ये बिल्कुल कम ही होता है वैसे देखा जाए तो, लेकिन किन्हीं स्थानों पे बहुत प्रभावी भी है। ठीक है, इसके अलावा अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। कि कई होते हैं कि आपने ऐसा तो बहुत कम ही देखा होगा कि अस्पताल में आपका आधार कार्ड देख के आपकी जाति पूछ के आपको भगा दें। बाकी होते हैं, बहुत कम रेयर केस में होते हैं ऐसे, है ना, स्कूलों में वगैरह में बहुत कम रेयर केस में होते हैं कि धार्मिक, दार्शनिक, अन्य आधारों पर अस्पृश्यता को उचित ठहराना। और इसके अलावा अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का अपमान करना। हाँ, तो ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको दंड मिलेगा, और भारतीय नागरिक संहिता है, उसके तहत आपको दंड दिया जा सकता है। तो इसके लिए एक अधिकार बनाया गया था, सिविल अधिकार अधिनियम। यहाँ लिख देता हूँ मैं। सिविल अधिकार अधिनियम, अधिनियम 1955। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो सिविल अधिकार अधिनियम 1955 के तहत उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा और कठोर दंड दिया जाएगा। ठीक है, चलो। और इसके अलावा एक अधिनियम और है, वो भी आप याद कर सकते हो, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। ठीक है, वो भी आप इसी से संबंधित है, वो भी इतना, केवल आपको तो यही याद है। चलो, आर्टिकल 18 में पहुंचते हैं हम। उपाधियों का उन्मूलन। किनका उन्मूलन? उपाधियों का अंत। उन्मूलन होता है अंत, ठीक है, तो उपाधियों का अंत। अब उपाधि कैसे? जैसे पहले राजा महाराजाओं के समय क्या होता था कि उपाधियां लगाते थे, राजाधिराज, महाराजाधिराज, ठीक है, या आपने रविंद्रनाथ टैगोर की सुनी होगी, नाइट सर रॉबिन हुड की उपाधि। इसके अलावा कोई भी अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि लगा लेता है, ठीक है, जैसे सुल्तान, बादशाह, ऐसी उपाधि, नाम के आगे जो उपाधि होती है, तो ऐसी उपाधियों का उन्मूलन किया गया आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, केवल दो क्षेत्रों को छोड़ के और कोई व्यक्ति उपाधियों का नहीं लगा सकता। एक तो सैन्य विभाग, और एक जिस व्यक्ति ने डॉक्टरेट कर रखी है, पीएचडी कर रखी है किसी विशेष सब्जेक्ट में, तो वो अपने नाम के आगे क्या लगा सकता है? उपाधि लगा सकता है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे देखोगे आप,
तो राज्य, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है। तो जो सेना है और जो शिक्षा संबंधी है, शिक्षा संबंधी मतलब डॉक्टरेट वगैरह ये है, ये उपाधि लगा सकता है कोई व्यक्ति। और बाकी सेना का कर्नल वर्नल, जो जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जो उच्च अधिकारी होते हैं सेना के, वो अपना उपाधि अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई नहीं लगा सकता। चलो हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। और ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बहुत ही जल्दी आपके लिए ये नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो तब तक के लिए आप समानता के अधिकारों का रिवीजन करें, और जो भूमिका मैंने पहले बताई है मौलिक अधिकारों के बारे में, उस मौलिक अधिकारों की भूमिका को आप बिल्कुल शुरुआत से वापस रिवीजन करें। बार बार वीडियो को देखें, जिससे बार बार आपको याद होगा, बार बार समझ में आएगा। और जितना ज़्यादा समझोगे वीडियो को, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे वीडियो का, तो उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। और किसी को समझ में ना आएगा तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। हम आपको बिल्कुल जीरो से, मतलब जिसको मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि जिसने पहले नहीं पढ़ी है पॉलिटी, पहली बार पढ़ रहा है, और उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो भविष्य में, ऐसा मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ। बाकी बहुत सारे चैनल हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो केवल आपको मन लाइनर करवाते हैं कि एक एक लाइन में सारा काम हो गया। तो भाई साहब, अगर ऐसा ही होता कि एक रोटी खाने से पेट भरता तो फिर एक रोटी खा लेते, है ना? फिर तीन तीन रोटी, दो दो रोटी क्यों खाते आप? कि अगर शॉर्टकट रास्ते से आपकी बात बन जाती, और शॉर्टकट रास्ता हमेशा दुखदाई भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा लाभदायी हो, दुखदाई भी हो सकता है। ऐसे होता है कि जो 12 महीने जो रास्ता खुला होता है, हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे होता है कि आप सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करोगे, और सीढ़ियों में एक साथ 10 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपका स्वाभाविक आपका पैंट फटेगा। ठीक है। तो आप ऐसा काम ना ही करो, आप स्टेप बाय स्टेप चलो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ो। और पूरा जब तक नहीं आप समझोगे इसको, तब तक याद भी नहीं होगा। आप यहाँ से रट्टा मार के चले गए एग्जाम में, एग्जाम में जाके भूल गए, ट्रिक याद नहीं होती। वहाँ याद होगा जो बेसिक से पढ़ा है वो चीजें याद होगी, बाकी कुछ याद नहीं होगा। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप बेसिक से पढ़ो, ना कि ट्रिक, क्योंकि वहां जाके ट्रिक विक सब गायब होती है, और मैंने ट्रिक वालों के हाल देखे हैं वहां जाके, है ना, बेहाल हो जाते हैं। सिर्फ पंखे गिनते हैं कि हाँ यहाँ पे कितने पंखे हैं, और इस एग्जामिनर जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ पे, उसमें कितने आदमी हैं, कितने स्टूडेंट आए हैं एग्जाम देने के लिए, ये गिन के आ जाते हैं। बाकी अकड़ बकड़ बम्बे बोर, अस्सी ने तो पूरे सो, ये लगाएंगे तुक्के वहां पे जाके, और वो काम होगा। तो इसलिए मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल और हिस्ट्री में, जीके जीएस। ठीक है। जितना भी है मैं आपको करवाऊंगा। ऐसे नहीं है कि आपको आधे बीच में लाके छोड़ दूंगा, या फिर आपको आधी चीजें करवाऊंगा। बिल्कुल आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक का यहाँ मिलेगा। ठीक है। किसी भी कंपटीशन लेवल की आप तैयारी करो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपकी हम बोल सकते हैं ये सीजीएल हो, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, है ना, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, या जो बैंकिंग में आता है जो जीके वो हो, किसी भी एग्जाम का जीके आप मान लो, है ना। तो सारे एग्जाम का जीके हम इसमें कवर करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल का। तो ये अगर कंप्लीट होता है तो इसके बाद में मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान पॉलिटिकल दोनों करवाऊंगा। तो बिल्कुल आपको हमारे चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी इस पर जोड़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और उसका भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।